सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफिका इंटरनेशनल प्राइम टाइम, जिसके अंदर पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी खबरें आसान ज़बान में आपको बताई जाती हैं। इस रिपोर्ट की सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर यह है कि ईरान के कमांडर पर जी हां एक बार फिर से कातिलाना हमला किया गया, लेकिन यह हमला फेल हो गया। कासिम सुलेमानी को आप जानते होंगे, शहीद कासिम सुलेमानी की पीठ पर हमला करके अमेरिका ने इराक बगदाद में कत्ल करवाया था, ड्रोन हमला करके। जी हां, ऐसे ही हमले लगातार होते रहते हैं। ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट को भी ईरान के अंदर इजराइल के द्वारा कत्ल करवा दिया गया था। अभी ज्यादा इस चीज को वक्त भी नहीं गुजरा कि एक बार फिर से इन कमांडर पर, हालांकि ये बच गए हैं, अफगानिस्तान के बॉर्डर के करीब ये अपनी गाड़ी से जा रहे थे, अपनी रिहाइश पर जा रहे थे जहां वो रुके हुए थे, रह रहे थे। अचानक ओपन फायर इनकी गाड़ी पर किया गया। जी हां, खुल्लम खुल्ला फायरिंग करनी शुरू कर दी गई और इनको निशाना बनाया गया। हालांकि ये बच गए उस हमले में, लेकिन इनके गार्ड की मौत हो गई। गार्ड की तस्वीर आप देख रहे हैं, गार्ड को मार डाला गया है, लेकिन ईरान के सीनियर कमांडर बच गए हैं। आपको बता दूं कि इसमें अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है, लेकिन बता दूं बड़ी बात यह है कि जो कातिलाना हमला जिसने किया था उसको गिरफ्तार कर लिया है और इन्वेस्टिगेशन जारी है। इस वजह से ईरान की तरफ से कोई बड़ा बयान नहीं दिया गया है, लेकिन सूत्रों की माने, जो कि ईरान के ही जो लोकल मीडिया हैं, उनमें यह बात चल रही है कि ये ईरान के खिलाफ बहुत बड़ा ऑपरेशन था। और इस बात को दोस्तों आप भी समझ रहे हैं कि इजराइल और अमेरिका इस वक्त सबसे ज़्यादा टेंशन में ईरान की वजह से है। और ख़ासकर अगर इजराइल की बात करें तो इजराइल को लगातार अब खुल्लम खुल्ला सामने से धमकियाँ ईरान दे रहा है, जिसको लेकर काफ़ी ज़्यादा इजराइल चिंतित है। हो सकता है कि ईरान के खिलाफ ये इजराइल का ही कारनामा हो जो इस बार फेल हो गया है। अमेरिका और ईरान के हालात सुधरने वाले नहीं हैं, ये बात एक बार फिर से क्लियर हो गई है। आपकी स्क्रीन पर एंटोनी ब्लिंकन का एक ट्वीट लगा रहा हूं। उन्होंने ट्वीट करके एक कैदी की रिहाई की मांग ईरान से करी है। अमेरिकी शख्स को 2021 में ईरान ने गिरफ्तार करके कैद कर दिया और 10 साल की सज़ा सुना दी, क्योंकि ये अमेरिकन ईरान में रहकर ईरान की जासूसी कर रहा था। और जब इससे पूछताछ करने के लिए, इसको गिरफ्तार करने के लिए जब ईरान की पुलिस इसके घर पर पहुंच रही थी, उसी वक्त ये देश छोड़ने की तैयारी भी कर रहा था, जिसको देखते हुए सारे सबूतों को नज़र में रख के इस इंसान को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन आज एंटोनी ब्लिंकन इस ट्वीट के जरिए उसकी रिहाई की मांग कर रहे हैं। दोस्तों, इसी के साथ आपको बता दूं, सबसे पहले मैंने आपको जानकारी दी थी कि ईरान के हैकर्स ने इजराइल के एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ को हैक कर लिया था, उनकी वेबसाइट को, सारे डेटा सर्वर को हैक कर लिया था। और ये इल्ज़ाम लगाया गया था ईरान पर इजराइल की तरफ से। अब आपको बता दूं कि ईरान के हैकर्स ने ये जिम्मेदारी खुद ले ली है और इराक की सरजमीन से ये हैक किया गया था। पूरा एयरपोर्ट अथॉरिटी इजराइल का हैक कर लिया था और ईरान के हैकर्स के इस ग्रुप का नाम अल ताहिरा है। अल ताहिरा ग्रुप ने इसकी जिम्मेदारी ली और कहा कि हम कासिम सुलेमानी का बदला लेकर रहेंगे। कासिम सुलेमानी वही कमांडर हैं जिनको अमेरिका और इजराइल ने मिलकर इराक में कत्ल करवा दिया था। दोस्तों, आपको बताऊं कि तालिबान ने एक हल्का सा स्टेप ईरान के खिलाफ उठाया है और कहा यह जा रहा है कि अमेरिका को खुश करने के लिए ये स्टेप, ताकि अमेरिका तालिबान को मान्यता दे दे। लेकिन आपको बता दूं कि खबर क्या है। खबर भाई साहब ये है कि एक अमेरिकी को गिरफ्तार किया है तालिबान ने, जिस पर इल्ज़ाम है कि एक बलून टेक्नोलॉजी, तस्वीर में आप देख सकते हैं, बलून टेक्नोलॉजी जो डिफेंस सिस्टम है, अमेरिकी टेक्नोलॉजी है, वो टेक्नोलॉजी ईरान को बेचने वाला था ये अमेरिकी, जिसको देखते हुए तालिबान ने उस अमेरिकी को गिरफ्तार कर लिया है। दोस्तों, दूसरी तरफ आपको सबसे बड़ी खबर आपको बता दूं कि अब इस खबर से अमेरिका और इजराइल और पूरे यूरोप में तबाही मच जाएगी, बौखलाहट हो जाएगी। दोस्तों, वो खबर यह है कि अब रूस के साथ ईरान ने बड़ी डील कर ली है। 20 मिलियन टन का, जी हां, अब जो सामान है वो लेगा, जिसमें फूड है,
खाने पीने की चीज़ें हैं और गेहूं, चावल, आटा, इन सब की चीज़ें, खाद्य पदार्थ जिसे हिंदी में कहा जाता है, अब ईरान वो लेगा रूस से। ईरान में ये सारी चीज़ें काफ़ी महंगी हैं और काफ़ी सस्ते दामों पर, रेट टू रेट जिसे आसान भाषा में कहा जाता है, रूस ईरान को देने को तैयार हो गया है। दोस्तों, आपको याद होगा कि सऊदी अरब ने एक साथ लगभग एक ही हफ्ते के अंदर 100 लोगों को फांसी दे डाली थी, जिसमें शिया समुदाय के लोग भी थे, जिसमें ईरानी लोग भी थे, जिसकी वजह से ईरान और सऊदी अरब के रिश्ते एक बार बनते बनते फिर से खराब हो गए थे और लगभग कई हफ्तों से दोनों देशों के बीच में बातचीत रुक गई थी, एकदम ख़त्म सी हो गई थी। लेकिन अब ईरान की तरफ से ये जानकारी आई है कि ईरान ने और सऊदी अरब ने फिर से रिश्तों को ठीक करने के लिए बातचीत शुरू कर दी है। दोस्तों, अगर आपने हमारी रिपोर्ट नहीं देखी है तो आपको देखनी चाहिए। खासकर आपको फिर से एक जानकारी दे दूं कि जब गाज़ा और फ़िलिस्तीन और इजराइल में कुछ भी होता है, वेस्ट बैंक, फ़िलिस्तीन, इन सब मैटर में कुछ भी होता है, इजराइल की तरफ से रॉकेट होता है या फिर गाज़ा हमला करता है, तो चाहे रात के 2 बज रहे हों या सुबह के 4 या दिन के 11 बज रहे हों, हमारी टीम और मैं सबसे पहले सारे काम धंधे को छोड़ के उस खबर को रिपोर्ट करते हैं, ब्रेकिंग न्यूज़ आपके सामने रखते हैं। इसीलिए आपसे कहता हूं कि चैनल को चेक करते रहा करिए, खास करके इजराइल और फिलिस्तीन के अपडेट जानने के लिए चैनल पर जुड़े रहा करिए, क्योंकि ब्रेकिंग न्यूज़ का कोई टाइम नहीं होता है और हम सबसे पहले डाल देते हैं, सुबह का इंतज़ार नहीं करते हैं। अगर अभी कोई कांड होता है तो कोशिश की जाती है कि फटाफट उसको कवर करके आपको जानकारी दे दी जाए, क्योंकि हमारा मकसद व्यूज़ पाना नहीं, हमारा मकसद ये है कि फ़िलिस्तीन जो पूरी दुनिया के मुसलमानों के दिलों में बसता है, उसकी सही जानकारी, सटीक जानकारी वक्त से पहले सही समय पर पहुँच जाए। दोस्तों, इसी के साथ आपको बता दूं कि कल जो भी कार्रवाई हुई थी हमने सब कुछ अपने चैनल पर डाल दिया है, जाके देख लीजिएगा। उसके बाद अब मामला ये हुआ है कि इजराइल ने गाज़ा का जो ब्रिज है, जो रास्ता है, कॉरिडोर है, जो कई इलाके को जोड़ता है, उसको बंद कर दिया है, जिसको लेकर काफ़ी ज़्यादा तनावपूर्ण स्थिति फिर से हो गई है। दोस्तों, दूसरी तरफ मैं आपको एक बड़ी खबर बताने जा रहा हूं। आपको बड़े ही अफसोस के साथ बता रहा हूं कि ईरान और तालिबान के बीच में झड़प होना शुरू हो चुकी है। झड़पों की खबरें पहले भी आई थी, इसी तरह की झड़प ठीक तालिबान के साथ पाक आर्मी की भी हुई। पाक आर्मी के ऊपर तालिबान ने दंदनाते हुए कई हमले किए। उधर से पाकिस्तान के 3 आर्मी के जवान मारे गए थे, उधर से पाकिस्तान ने भी फिर जवाबी कार्रवाई तगड़ी करी थी। अब वैसा ही कुछ माहौल ईरान के बॉर्डर पर तालिबान के साथ नजर आ रहा है। अब आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ईरान के रिवोल्यूशनरी बॉर्डर के गार्ड और तालिबान के बॉर्डर की सेना आपस में भिड़ गई है और इस भिड़ंत और मुठभेड़ के बाद तालिबान ने कम से कम 8 ईरानी फौजियों को कैद कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, जानकारी के लिए ये बता दूं कि अब तालिबान और ईरान ने अपने बॉर्डर्स को एक दूसरे देशों के लिए बंद कर दिया है। काफ़ी बड़ी खबर एक ही रिपोर्ट में दे रहा हूं, ताकि आपको ये ना लगे कि रज़ा भाई ने आज सिर्फ 2-4 ही रिपोर्ट दी है। चाहता तो 20 रिपोर्ट दे सकता था, लेकिन आपको एक ही रिपोर्ट के अंदर बड़ी खबर दे रहा हूं। अब बॉर्डर की उस झड़प की तस्वीरें भी प्रूफ के लिए देख लीजिए। ये जर्सा जिलाए वो मुहतरम az ایران که اینجا گیر شده. این موتر از ایرانه، اینجا گیر شده. این تانگای از امارات، این هم ایرانیایی بر نمیگذاره که ایرانیا او بره. اینا ایرانیای این 5-6 تا با اون موتر سوار بود. ولی مجاهدین گیر کرده نمیگذاره که بره. تانگ هم از امارات، اینا ایرانیای این هم سرک कि मामा इंजोर करने में खैर। दोस्तों, अब आपने सबूत देख लिए। हालात अब ऐसे हैं कि पाकिस्तान भी तालिबान से नाराज है और ईरान भी तालिबान से काफ़ी ज़्यादा नाराज है। दोस्तों, इसी के साथ हमको लगता है कि तालिबान केजरीवाल का फ़ैन हो गया है। अब अगर ये खबर गोदी मीडिया के पास जाती तो वो दंगाई चोपड़ा, मेरा मतलब अमन चोपड़ा, ज़रूर ये खबर चलाता इस टाइटल के साथ, तालिबान केजरीवाल का फैन। खैर दोस्तों, आपको बता दूं कि ये क्यों कहा मैंने, क्योंकि अब तालिबान ने बच्चियों, लड़कियों की पढ़ाई के लिए ऑड इवन का सिस्टम लागू कर दिया है। यानी एक दिन लड़के कॉलेज जाएंगे और एक दिन लड़कियां। मगर
अभी डेट फिक्स नहीं करी है कि ये काम कब से शुरू होगा। हो सकता है केजरीवाल से पूछ के भाई साहब लागू करें। दोस्तों, रूस और यूक्रेन की जंग का फायदा कुछ यूं हुआ कि दो दुश्मन आपस में मिल गए। क्यूबा वो देश है जिसने वर्ल्ड वॉर में रूस का साथ दिया था और पिछले 4 साल से पूरी तरह से बातचीत अमेरिका की और क्यूबा की बंद थी। लेकिन यूक्रेन और रूस की जंग का फायदा कुछ इस प्रकार से अमेरिका को हुआ कि अब क्यूबा और अमेरिका हाई लेवल पर बातचीत कर रहे हैं और रिश्तों को ठीक करना शुरू कर चुके हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि चीन को भड़काने वाला कदम अमेरिका ने किया है। ताइवान पहले से यूक्रेन के नक्शे कदम पे चल रहा है और शायद एक कदम आगे चल रहा है, क्योंकि अब ताइवान के अंदर अमेरिका ने अपना मिलिट्री कैंप बना लिया है और उस मिलिट्री कैंप में ताइवान की सेना को ट्रेनिंग दे रहा है अमेरिका, जिससे चीन काफ़ी ज़्यादा भड़क सकता है। बाकी आप तो जानते ही हैं, हमने आपको पहले ही बता दिया था कि सोलोमन आइलैंड में चीन ने डील कर ली है उसके साथ और वहां पर अपनी सेना तैनात करने के लिए एग्रीमेंट पर साइन करवा लिया है। लेकिन अमेरिका ने अब सीधी बिना इधर उधर की बात करे धमकी दे दी है कि अगर सोलोमन आइलैंड में अपनी सेना को तैनात किया और मिलिट्री बेस बनाया चीन ने, तो हम जवाबी कार्रवाई करेंगे। दोस्तों, झूठे का दोस्त झूठा भारत, काट देना यार, सच बर्दाश्त कहाँ होता है। दोस्तों, अब अगली खबर आपको बता दूं कि पीएम बोरिस जॉनसन भारत आए और आते ही गुजरात गए और गुजरात जाते ही जेसीबी पर चढ़ गए। जेसीबी अंग्रेजों की कंपनी, अंग्रेजों से मोहब्बत भाजपा को सारी दुनिया ने ये देखी। अब आपको बता दूं कि एमनेस्टी इंटरनेशनल ने जबरदस्त तरीके से जलील किया है पीएम बोरिस जॉनसन को। ट्वीट आपकी स्क्रीन पर पीएम बोरिस जॉनसन को लताड़ लगाते हुए कहा कि पीएम बोरिस जॉनसन को शर्म आनी चाहिए, क्योंकि जिस बिल्डोजर ने जिन मुसलमानों का घर तोड़ा, जिन मुसलमानों को सड़क पर ले आए और जिस बिल्डोजर के जरिए आतंक और गुंडागर्दी सरकार मचा रही है, उस जेसीबी का प्रमोशन कर रहे हैं। बाकी आपको बता दूं कि एमनेस्टी इंटरनेशनल ने बहुत खतरनाक तरीके से लताड़ लगाई है और ये जरूरी था। दोस्तों, पीएम बोरिस जॉनसन आए तो थे यहां पर अपना प्रोपेगेंडा लेके अमेरिका का कि भारत को रूस से दूर कर दें, लेकिन भारत, मैं पहले ही बोल रहा हूं, भारत का रुख बड़ा क्लीन है, क्लियर एंड कट है। वो ये कि हम रूस के साथ थे, रूस के साथ हैं और रूस के साथ रहेंगे। अभी भारत ने सरकारी तौर से बयान नहीं दिया था, लेकिन भारत के यूट्यूब चैनल ने यानी रजाग्राफी ने पहले ही बयान दे दिया था। वाह वाह भाई वाह। नहीं, तारीफ नहीं कर रहे हैं, हम अपने दिमाग की बात कर रहे हैं कि हमने बहुत सही स्ट्रेटेजी समझी थी और जो लॉजिक था उसके पीछे का सारा समझ के आपको समझाया भी था। अब आपको बता दूं, भारत की फाइनेंस मिनिस्टर ने खुल्लम खुल्ला अब ऐलान कर दिया, आपकी स्क्रीन पर देखिए। जी हाँ, इंडिया जो है वेस्ट कंट्रीज के साथ दोस्ती रखना चाहता है, लेकिन रूस से हेल्प की जरूरत है भारतीय बॉर्डर को बचाने के लिए, यानी हमारे बॉर्डर। जो बात मैंने आपको समझाई थी दोस्तों, बहुत ही आसान जबान में, निर्मला सीतारमण ने भी बात शायद आसान जबान में नहीं समझाई, इसीलिए रजाग्राफी को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं समझाऊंगा आपको। ये काम हम करेंगे भाई साहब, ये हमारी जिम्मेदारी है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? आपको बताएं कि निर्मला सीतारमण ने कह दिया कि देखो, वेस्ट कंट्रीज से हम दोस्ती रखना चाहते हैं, लेकिन जो वेस्ट की कंट्रीज हैं वो चाहती हैं कि भारत रूस से दोस्ती तोड़ दे। तो अब भारत की निर्मला सीतारमण फाइनेंस मिनिस्टर ने साफ साफ कह दिया है कि भाई आपसे हम दोस्ती रखना चाहते हैं, लेकिन हम रूस का साथ नहीं छोड़ सकते, क्योंकि रूस के हथियारों की हमें ज़रूरत है, क्योंकि हमें अपने बॉर्डर्स को दुश्मनों से बचाना है। और आपको बता दूं कि एक कम 50% हथियार पूरी दुनिया में सिर्फ भारत जो है 50% हथियार सिर्फ और सिर्फ रूस से ही लेता है। हमारे पास जो सबसे खतरनाक नेवी है, युद्धपोत है, परमाणु सबमरीन है, वो सिर्फ और सिर्फ किसकी है? रूस की। वो भी उधार ली हुई है और वो भी इस वक्त नहीं है हमारे पास, वो गई हुई है रिपेयर होने के लिए। रूस हमारे पास अभी नहीं है, समुद्र में हम अभी कमज़ोर हैं। ऐसे में क्या भारत रूस का साथ छोड़ सकता है? क्या भारत की ये समझदारी होगी? बिल्कुल नहीं। खैर दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जापान में एक बड़ा हादसा हुआ है। 26 यात्रियों को टूर कराने के लिए निकली थी एक नाव, एक शिप, जो कि डूब गई। अब 26 लोग नाव समेत लापता हैं। तस्वीर आपके सामने।
दोस्तों ये थी दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी खबरें। इस पूरी रिपोर्ट पर आपको कौन सी खबर अच्छी लगी, उस खबर के बारे में नीचे राय जरूर लिखिएगा। रिपोर्ट को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जय हिंद। तो दोस्तों ये हैं वो लोग जिन्होंने बहुत हमारी मदद करी है और इन सभी का तहे दिल से शुक्रिया। और आपसे उम्मीद है कि इसी तरह से आप अपनी दुआओं में और अपने साथ में हमें याद रखेंगे।